मैं आप आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राशिदा। रास्ता आप किस मसले से आई हैं हमारे पास? आपका ये ऑपरेशन। ऑपरेशन का तो जी अभी डॉक्टर साहब बताया नहीं है। ये मेरे गर्दन के आगे ये इतना बड़ा ये जो है ना ये सूजन हुई हुई है। तो जी जी। बस ये मसला था, इसी मसले के लिए आए थे। अच्छा, तो ये सर्जन आपको कब से है? ये जी काफ़ी अरसा हो गया है इसको तो। अ, मेरा ख्याल है कि अच्छा मेरा बच्चा पैदा हुआ था पिछले साल, तो उस वक्त से ये मसला चल रहा है। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। अच्छा। सॉरी, मैं नेम एज और वो एज आपने आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जी 38 साल। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी इधर ही ये कसूर के साइड से। अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं? कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, पहले आपको कभी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है? ये बच्चों वाला ही हुआ था, छोटा ऑपरेशन एक हुआ था और 2 बड़े ऑपरेशन हुए थे। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई और मसला साथ शुगर या ब्लड प्रेशर का तो नहीं है? नहीं जी। हाँ, ठीक है। किसी वजह से कभी हॉस्पिटल में एडमिट रहे, अस्पताल में दाखिल रहे हों? नहीं जी, ये बच्चों की पैदाइश के ही ऑपरेशन जो हुए थे उस वक्त तो अस्पताल पे आए थे बस, वैसे तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। है। या अ- बच्चों को अब मैं आपसे बच्चों को टीके लगवाने के लिए जाना पड़ता है। ठीक, चलिए। अच्छा, ये जो आपके सामने गले पे है सोजन, जी। ये इसकी वजह से आपको कोई सांस वगैरह चढ़ता हो, लेटते उठते बैठते सांस लेने में दुश्वारी होती हो, ऐसा सांस कुछ है? जी, सांस तो बड़ा मसला होता है। मैं बड़ी मुश्किल से नींद आती है मुझे, नींद ही नहीं आती मुझे। लेटते हुए? जी। अच्छा, तो ये कब से मसला है कि इसकी वजह से सांस लेना, क्या शुरू से ऐसे है या अभी ज्यादा मसला है? ये तो जी मुझे पहले भी अक्सर मेरी आँख खुल जाती थी, साँस नहीं आ रहा होता था। लेकिन ये जब से ये सोजिश बढ़ी है तो अब ये मसला ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसके वजह से कभी खाने पीने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं जी, खाने-पीने में तो नहीं मसला होता। हाथ पैर वगैरह कांपते हो काम करते हुए, ऐसा तो नहीं कभी होता कि नहीं जी, जब या फिर बहुत काम कर लूँ तो थकावट हो जाती है। तो हाथ-पाँव अच्छा, तो इस तरह मुझे नहीं पता। इस तरह तो मुझे नहीं दिल पता। की धड़कन कभी तेज होती हो, ऐसा महसूस तो नहीं हुआ? जी, दिल की धड़कन तो बहुत तेज़ रहती है। और पसीने वगैरह आते हैं हाथों में? उम, और आपकी कोई वजन कम हुआ पिछले दिनों, ऐसा पहले से कपड़े खुले हो उम, गए हो, ऐसा हुआ? नहीं जी, वज़न तो बढ़ता ही क्या जा रहा है। ज्यादा? वज़न तो मेरा बढ़ता ही जा रहा है बच्चे की पैदाइश के बाद। अच्छा, गर्मी या सर्दी में से कोई चीज ज्यादा महसूस तो नहीं होती, अ, बर्दाश्त ना होती हो? नहीं जी, गर्मी वैसे मुझे ज़्यादा लगती है लेकिन सर्दी भी बहुत लगती है। कभी सीने में दर्द वगैरह का मसला तो नहीं हुआ? नहीं जी। आपके खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई दमा या टीबी वगैरह का मसला है? नहीं जी, या ये मसला है किसी मेरी वालदा को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वैसे और तो कुछ पता नहीं है जी। कभी सिगरेट हुक्का वगैरह तो नहीं पीते? नहीं पीती जी, रही कैसी आप? बातें आप कर रही हैं जी कि सिगरेट कहाँ पीते हैं। नहीं, माजरत के साथ, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे गाँव से ताल्लुक जिनका खत्म होता है। नहीं जी, नहीं जी, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया।
इसके कोई आपको कभी सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी हुई हो? ऐसे तो नहीं होता? कितनी सीढ़ियाँ चढ़ लेती हैं आप नहीं जिससे जी, सांस ना आपका फूले आराम से? हम तो गांव में रहते हैं जी, वहाँ पे सीढ़ियाँ तो नहीं है। अच्छा, घर के काम काज करने में दुश्वारी तो नहीं होती? सांस वगैरह नहीं। फूलता तो नहीं जल्दी? नहीं घर के काम काज आराम से आप कर लेते हैं? जी। कोई दवाई ले रही हूँ? हाँ जी, वो दवाइयाँ तो डॉक्टर ने लिख के दी हैं। तो जो है ना, सफ़ेद रंग की एक गोली है जी, एक लाल रंग की गोली है, दूध के साथ खाने को दी है उन्होंने। अच्छा, तो उससे फर्क पड़ता है आपको? अभी तो जी वो बस वो दवाइयाँ मैं अभी देखना चाहूंगी, हैं आपके पास? अभी लिख कर दी है ये मेरे हस्बैंड के पास होगी जी, उनसे देख लीजिएगा। तो आप लोगों का अपना घर है जहाँ आप रहते हैं? नहीं जी, किराए का घर है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं हाँ, कोई और बंदा ज़रा सा मुझे बताए जिसने सुना है ये हिस्ट्री, थायराइड की हिस्ट्री अप्रोप्रिएट ये इन्होंने लिए। देखिए, अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो इस सारी एक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर आप लोग सेंटम खामोश की रहेंगे हिस्ट्री तो तो इस सही एक्टिविटी दी का है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो उसने कम से कम इतनी हिम्मत तो की है स्वेलिंग ना कि की, उससे सवाल पूछे। तो आप लोग सारे नोट कर रहे थे, आप लोगों ने किसी ने गलतियां भी नहीं निकाली हैं। स्वेलिंग की जो हिस्ट्री है सर वो प्रॉपर नहीं थी। उसके अंदर जो स्वेलिंग के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मतलब ठीक नहीं थे। बाकी सिम्टम्स की जो हिस्ट्री थी वो तो काफी हद तक ठीक थी। ठीक है। इसने इसने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछी थी? नहीं, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं पूछी थी। अच्छा। और अच्छा, उसके बाद इसने जो जो दवाई की कंप्लायंस, दवाई शुरू ही अभी की है, लेकिन दवाई का जब सवाल पूछते हैं तो दवाई की कंप्लायंस जरूर पूछते हैं, ठीक है? उसके अच्छा बाद सर, और उसके बाद इन्होंने बाकी सिस्टम्स की हिस्ट्री पूछी है। इन्होंने जीआईटी के कोई सवाल पूछा है, इन्होंने यूरोलॉजी का कोई सवाल पूछा है, इन्होंने कोई मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछी है? इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। इन्होंने आंखों के बारे में, आंखों की सोजिश के बारे में पूछा है? नहीं, नहीं सर। ठीक है। इन्होंने कोई प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री पूछी है? नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं पूछी। एलर्जी हिस्ट्री भी नहीं पूछी सर। एलर्जी की हिस्ट्री पूछी है? नहीं पूछी। ठीक है। नहीं पूछी। अच्छा, उसके बाद फंक्शनल स्टेटस का जब उसने जवाब दिया कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती, तो उसने एवेलुएट करने की कोशिश की है कि अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती तो इसकी फंक्शनल कैपेसिटी है या नहीं? सवाल पूछना चाहिए था ना? उन्होंने ये पूछा था कि सर, ये पूछा था कि घर का काम कर सकती हैं कि नहीं, नहीं घर के काम का मतलब फॉर्मेट्स होता है। नहीं नहीं। फिर अब देखें, आप लोगों को थोड़ा सा झिझोड़ना जरूरी है, ठीक है? जो बाकी लोग खामोश हैं उनका कोई फायदा नहीं है अगर उन्होंने बोलना नहीं है। अगर वो रिलक्टेंट होके बैठेंगे तो उनका अपना नुकसान है, ठीक है? और हिस्ट्री में और कोई बंदा बोले भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज में बहुत एको आ रहा है, ये जो भी बोलेगा एक बार। ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी, कि जी जी, इन्होंने बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग इज वेरी नेसेसरी इन द जी स्टार्टिंग. जी So we must introduce ourselves and also we should get the introduction of the patient. जी। So I think मैडम ने वो चीजें भी थोड़ा मिस की और डायरेक्टली उनसे जो है आपसे ये मुखातिब हुई कि मैं क्या करना चाहती हूँ. अच्छा, रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर के रेफरेंस से इन्होंने कोई ज्यादा सवाल पूछा था? नहीं सर. इन्होंने तकिया तकिया के बारे में पूछा था कि कितनी तकिया लेके सोते हैं? नहीं सर. अच्छा, इन्होंने वैसे तो ये जाहिर बात है होता है, लेकिन आम तौर पे ये सवाल पूछना चाहिए। आपका ब्लड ग्रुप पूछा है? कोई इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पूछा है? ये हिस्ट्री तो कॉमन होती है, ये सारी चीजें कॉमन होती है, ठीक है? मेटाबॉलिक सिम्टम्स जो होते हैं उसके अंदर दिल की धड़कन इन्होंने पूछा, इन्होंने जो है वो स्वेटिंग के बारे में पूछा। वो एक एक तरह से एक चीज उन्होंने पूछ ली,
लेकिन इसके अलावा और जो सिस्टम से इसको इन्होंने टच नहीं किया। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि पहले इन्होंने पूछा कि आप, फिर उन्होंने पूछा कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ, मैंने बताया भी कि ऑपरेशन सिजेरियन हुआ, इन्होंने फिर दोबारा सवाल पूछा, तो ये एग्जामिनर वहां पर ये सारी चीजें नोट कर रहा होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में इसका टेक होम मैसेज ये है कि आप हिस्ट्री का अपना एक पैटर्न बना लें, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसको कहीं पे फिट कर लें, हिस्ट्री और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को कहीं फिट कर लें, और बाकी सारे सवाल पूछने ही पूछने। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे सवाल कॉमन है, बाकी सारे सवाल कॉमन है। ठीक है, सुमैया आपको समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, तो इसमें ये इम्प्रूवमेंट आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। दूसरी बात ये कि आप अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज करो। ठीक है, अच्छा सर मुझे अच्छा, बताओ। वो अगर वो कह रही है कि सीढ़ियाँ नहीं मैं चल सकती और घर के कामकाज, मतलब घर के कामकाज, वैसे उसमें आप उसमें फिटनेस। आप उनसे कहें कि आप पैदल कहाँ तक कितना चल सकती हैं। आप अपने अपने घर से कितने बाजार तक पैदल चली जाती हैं आप, या आप खेतों तक पैदल चली जाती हैं। ठीक है, और सर अपने दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, अगर खेतों फिर में वो रहती पता हैं नहीं तो कितने खेतों बनेंगे का मेट्स काम के। करती हैं। क्या चीज? फिर उससे हमें क्या आइडिया होगा, कितने ब्लॉक होंगे, वो कहाँ है वो खेत और वो बाजार, हमें तो इतना आइडिया नहीं। नहीं, लेकिन आपको आइडिया होगा ना उससे। उससे कहें कि वैसे अगर आपको कोई सफर तय करना पड़े बस स्टॉप तक, या आपको कहीं इधर उधर जाना हो, तो आपका साथ कोई पड़ जाता। क्योंकि ये देखें ना, इवेलुएट तो करना जरूरी है ना। वो जवाब आपको जो मर्जी दे, लेकिन एग्जामिनर को आपने शो करना है ना कि आपने उसके 4 मैथ्स, मोर देन 4 मैथ्स को आपने इवेलुएट किया। ठीक है, अच्छा अभी एग्जामिनेशन वर्बली बता दें। वर्बली, क्योंकि जाहिर बात है इस टाइम पे हम इस वक्त एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन एग्जामिनेशन की फाइंडिंग कोई बता दे कि इस पेशेंट के अंदर जो हिस्ट्री है, इस पेशेंट के अंदर एग्जामिनेशन में कौन कौन सी चीजों को ज्यादा फोकस करके करना है, क्या कुछ नोट करेंगे, कोई एक बंदा बता दे। सर इनके एग्जामिनेशन में हम स्टार्ट करेंगे जनरल अपीयरेंस से। जी, जनरल अपीयरेंस में हाइपोथायराइड से जो फेसिस होते हैं, जिसमें मेक्सिमा सॉरी मैं यहीं पे काट रहा हूँ। ये पिक्चर जो है ये इसकी हाइपरथायराइड की तरफ है या हाइपोथायराइड की तरफ है? सर हाइपरथायराइड की तरफ। तो फिर आप हाइपो का क्यों नाम ले रहे हैं? अच्छा ठीक, राइट सर। सर इस पे बिकॉज आपने उनको जो हिस्ट्री दी थी ना वो मिक्स दी थी, जिसमें नहीं, ओबेसिटी और मैंने जो है ना वो हिस्ट्री में मैंने बोला था मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, लेकिन सर्दी भी लगती है, लेकिन मैंने साथ बोला था जानबूझ के कि मुझे गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है, और नींद नहीं आती। जरूरी नहीं होता कि सारे लोगों में एक ही जैसे सिम्टम्स हो। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, एक तो जनरल अपीयरेंस हम देखेंगे, और उसके अलावा हम ऊपर से नीचे आएंगे। हैंड्स से हम स्टार्ट करेंगे कि वार्म है, स्वेटी पाम्स हैं, ट्रेमर्स तो नहीं है, या क्लबिंग तो नहीं है, या स्वेलिंग फिंगर्स में तो नहीं है। और उसके बाद हम आर्म्स को देखेंगे, और आर्म्स में हम स्टार्ट करेंगे कि हम टैकीकार्डिया है, रेगुलर या इरेगुलर है, हमें पता चलेगा। और ठीक है, आपको इसका पता और और इसके बाद हाई वॉल्यूम है, लो है, रिफ्लेक्सिव हम आर्म में रिफ्लेक्सिव। और उसके अलावा हम फिर आईज में देखेंगे, तो आईज में आई की एग्जॉस्ट मिल सकता है, और लिड रिफ्लेक्शन मिलेगा, कॉर्नियल एब्रेशन मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ऑप्थेल्मिक लीजन मिल सकता है, जिसमें वो जो एक साइन करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और प्लीज ये म्यूट उसके कर अलावा जी। फिर हम नेक में स्पेसिफिकली हम उसको देखेंगे थायराइड एनलार्जमेंट में कि कोई प्रीवियस सर्जरी तो आई गेस नहीं मिलेगी, बिकॉज हाइपरथायराइड है। लेकिन हम पैल्पेट करेंगे
थायराइड की इलाजमेंट कितनी है, ऑस्कल्टेट करेंगे उसको दूध के लिए, और उसके अलावा सिंपल इम्तहान कराएंगे अगर हमें लगेगा रेट तो 7 क्वार्टर है तो उसके लिए, जिसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि अपने हेड से ऊपर आर्म दोनों आर्म कर लें। उसके बाद फिर हम उनको देखेंगे कोई कंप्रेशन साइंस तो नहीं है, इसमें स्पेशल कंप्रेशन केवीपी या अगर इंसाइटर का उसको तो हमें स्ट्राइडर मिल सकता है। ठीक है, एयरवे का थॉरो एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। रूटीन असेसमेंट ऑफ हेलो, एयरवे का थॉरो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जी सर, थॉरो एग्जामिनेशन होगा एयरवे में, जिसके अंदर हम सारी वो एयरवे की जो हम ठीक है। अच्छा, एयरवे का पूरा जो एग्जामिनेशन हम करते हैं बेसिकली। थोड़ा सा देखें ये पीछे बैकग्राउंड में जिसका शोर हो रहा है प्लीज कम कर दें, क्योंकि फिर सारों का नुकसान होगा। ये बैकग्राउंड में अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अब आपने यहाँ तक कर लिया, अब आप एग्जामिनर के पास गए हैं, आपने उससे क्या इन्वेस्टिगेशंस मांगनी होंगी? सर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी मांगेंगे? कोई और देखिए, सारे लोगों को मैं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। ये डॉक्टर सरवत, आप बताएं कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस मांगेंगी आप? डॉक्टर सरवत। सर इसमें कंप्लीट रूटीन जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो सारी करवाएंगे। सॉरी, लेट मी इंटरप्ट यू एट द स्टार्ट। ये आपके ऊपर एफसीपीएस के कंसल्टेंट के एग्जाम के लिए ये लफ्ज हराम है, रूटीन। व्हाट डू यू मीन बाय रूटीन? रूटीन क्या होता है? ये हाउस ऑफिसर बोले रूटीन तो ठीक है, लेकिन आपके लिए मैंने इतनी दफा मैंने टोका है कि प्लीज रूटीन 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 कुछ भी नहीं होता। आप हर इन्वेस्टिगेशन की रीजन बताएं। आपने बोला है सीबीसी, रूटीन नहीं बोलना प्लीज। कोई रूटीन इन्वेस्टिगेशन का मतलब नहीं होता, ये कोई खेल कूद नहीं होती है कोई भी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन। हर इन्वेस्टिगेशन की रीजन होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैं इसलिए मैंने सख्ती से आपको रोका है, नेवर यूज दिस वर्ड रूटीन, ठीक है। अब आप बताएं, सीबीसी आपने बोला है, सीबीसी में क्या देखेंगे? सर सीबीसी में हीमोग्लोबिन है, एनीमिया, और अगर डब्ल्यूबीसी काउंट रेज है तो कोई इन्फेक्शन है वो देखेंगे। एनी कोगुलेशन डिफेक्ट है इसमें। एक सेकंड सीबीसी में ही पहले, बाय द वे कोगुलेशन डिफेक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ सीबीसी, ठीक है। सीबीसी सेपरेट एंड कोगुलेशन इज सेपरेट। तो सीबीसी के अंदर एंटी थायराइड ड्रग्स का कोई आपको साइड इफेक्ट नजर आएगा? ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो ये बोलना है ना वहां पे, ये वहां पर बोलना है, ये याद रखें इसका, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अच्छा एक मिनट, कोगुलेशन का क्या ताल्लुक होता है थायराइड से? कोई ताल्लुक नहीं है सर। डॉक्टर सरवत प्लीज एक मिनट कॉन्सेंट्रेट करने दे उनको बोलने दे, उनको आंसर देने दे। डॉक्टर सरवत, कोगुलेशन आपने नाम लिया, कोगुलेशन के क्या रीजन है? नहीं सर, कोगुलेशन का तो नहीं है। आपकी आवाज चली गई है। अच्छा, और कौन से टेस्ट करवाने? थायराइड फंक्शन टेस्ट सर। सर थायराइड फंक्शन टेस्ट है, एक्सरे है, ईसीजी है, एको है। अच्छा, रीजन बताती जाए ना साथ साथ। ईसीजी फॉर, ईसीजी टू सी सर एनी एरिथमियास, क्योंकि ये हाइपरथायराइड। प्लीज सारे ना बोलें, एक बंदे को बोलने दें, मैं उसके बाद पूछूंगा, आप लोग नोट करते जाएं। सारे बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा किसी को भी, ठीक है। एक इनको एक दफा बोलने दें, और उसमें जो चीज ये मिस करें उसके बाद आपने मुझे बताना है, ठीक है। ईसीजी में क्या देखना है? सर एनी कोई कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज है, एरिथमियास है। सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको कौन सा लफ्ज बोलना है थायराइड, हाइपरथायराइड में?
सबसे कॉमनेस्ट चीज कौन सी होती है? एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन। हेलो, एट्रियल फिब्रिलेशन आपने बोलना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरे में कौन सा एक्सरे करवाना है? सर एक्सरे चेस्ट करवाना है विद thoracic inlet, एक्सरे है। चेस्ट PA व्यू एंड thoracic inlet। और सर इसके अलावा जो है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के अलावा नेक एंड चेस्ट बोथ। एक मिनट, नेक का एक्सरे नहीं करवाना सर, उसकी कंप्रेशन देखने के लिए लैटरल एक्सरे जी नेक सर, नहीं? एक्सरे चेस्ट PA व्यू एंड लैटरल व्यूज के साथ कराएंगे विद thoracic inlet। नहीं, सर शोर एक्सरे बहुत है। नेक, एक्सरे नेक, हाँ जी, एक्सरे नेक, ठीक है, एक्सरे नेक करवाएंगे। लैटरल एक्सरे नेक, ठीक है। ठीक है सर। उसमें आपको कंप्रेशन का पता चलेगा। सीटी स्कैन आपने बता दिया, और कोई टेस्ट करवाएंगे? फ्लो वॉल्यूम लूप्स हो गए, और सर हम लोग जो है ना इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी भी मालूम कर सकते हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनसे वो मालूम इसके लिए आज के दौर में ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या है? इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी या कुछ और? नेज एंडोस्कोपी, ठीक है। ठीक सर। और क्या थायराइड स्कैन नहीं करवाना? बिल्कुल सर। ठीक है सर, वो क्यों करवाना है? थायराइड स्कैन से आपको पता नहीं चलेगा कि कोल्ड नोड्यूल्स, हॉट नोड्यूल्स? जो आइसोटोप स्कैन होता है थायराइड स्कैन से ही पता चलता है ना, ठीक है जी, कार्सिनोमा देख। हाँ। और इसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज अगर कोई है सस्पेक्टेड तो उनको भी रूल आउट करने के, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, उसमें कुछ एंटी थायराइड एंटीबॉडीज कराएंगे सर। हाँ जी, ठीक है। सर वो मल्टी नोडुलर जो क्वार्टर होता है उसमें थायराइड स्कैन करने की जरूरत होती है? देखो मुझे ये डिटेल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो आई थिंक सिंगल नोड्यूल होता है तो सस्पिशन ऑफ सी होता है आई थिंक। सर स्कैन नहीं कराते सर नॉर्मली। पता नहीं, देखो जो मुझे याद है वो मैंने आपको बता दिया है, आप उसको रिकन्फर्म कर लो, ठीक है। तो अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब आप आ जाए दवाइयाँ कौन कौन सी पेशेंट ले रहा होगा थायराइड वाला? ये पेशेंट प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमाजोल होगी, और हो गई, दो कार्बिमाजोल हो गई, कार्बिमाजोल होगी और प्रोप्रानोल होगी। प्रोपेनोलॉल हो गई, और बीटा ब्लॉकर। अच्छा एक सेकंड, प्रोपेनोलॉल क्यों देते हैं? क्या मेटोप्रोलॉल नहीं दे सकते? प्रोपेनोलॉल क्यों देते हैं? Because it also prevent the conversion of the T3 to T4 to T3 from peripheral conversion of from T4 जी, T3. आपको चाहिए नॉन स्पेसिफिक, आपको वो स्पेसिफिक बीटा 1 नहीं चाहिए, आपको दोनों, नॉन कार्डियक। आपको नॉन कार्डियो सिलेक्टिव चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा और क्या देते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही फहद, आपकी आवाज नहीं आ रही। एंटी थायराइड एजेंट है सर, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायराइड, ये बता दिया है। उसके अलावा सर आयोडीन दे सकते हैं, आयोडीन दे रहे होते हैं, ठीक है। और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है? अब आपका ये वाइवा शुरू हो गया है पैथोफिजियोलॉजी का। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है? इस तरीके से होती है कि जब आयोडीन का इंटेक होता है बॉडी के अंदर तो आयोडीन इंटेस्टाइन में आके जो है आयोडाइड में कन्वर्ट होता है। आयोडाइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो प्लाज्मा में ट्रैवल होकर जो है थायराइड हार्मोन तक जाते हैं, थायराइड ग्लैंड तक जाता है।
जब थायराइड ग्लैंड तक सर आयोडाइड जाता है तो वहाँ पे उसकी इनटेक होती है और वापस वो आयोडीन से आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस जो है इसको जो एंजाइम होता है वो होता है आयोडाइड पेरोक्सीडेज। ठीक है, आयोडाइड पेरोक्सीडेज एक्ट करता है और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन से थायरोग्लोबुलिन से मिलता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आयोडीनेज, तो फिर सर मोनोआयोडो और डायोडो थायरोनिन बन जाते हैं। इसके बाद सर फिर मोनो और कपलिंग होती है इनकी सर। फिर कपलिंग जो है उसकी वजह से जो है सर ट्राइआयोडो और टेट्राआयोडो थायरोनिन बनते हैं। फिर क्लीवेज होती है तो सर वो उसमें से 25% जो है वो प्लाज्मा में चले जाते हैं और 75% सर रीसर्कुलेट हो जाता है थायरोग्लोबुलिन। अच्छा, इसके साथ देखें एसोसिएटेड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन सा थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है, कैसे कन्वर्ट होता है, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनसे आप उसकी कन्वर्शन को रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पैथोफिजियोलॉजी के रेफरेंस है वो आपसे और ये सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के क्या कॉजेज होते हैं? हाइपरथायराइडिज्म में सर हमारे पास मोस्ट कॉमन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज ग्रेव्स डिजीज, दैट इज ऑटोइम्यून कॉज होता है। इसके अलावा सर हमारे पास टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर होता है और डेक्यूरेरियन थायराइडाइटिस होता है और ट्यूमर्स होते हैं जिसमें न्यूप्लाज्म भी होते हैं, और इसके अलावा सर ये एंडेमिक गॉइटर होता है। ठीक है, एमाइलोडायन की वजह से भी होता है बिल्कुल। वो तो रेडिएशन थेरेपी। अच्छा, अब ये ना जूम क्लास खत्म होगी ना, अगले पोर्शन में आपसे मैं एनेस्थीसिया पूछता हूँ। इस वक्त अभी तक की कोई डिस्कशन में कोई ऐसी चीज है जो ना समझ आई हो, बिल्कुल इसी तरीके का ही सिनेरियो होगा। वो आपसे एक इसके अंदर ये होगा कि इस केस को समराइज करें। ठीक है, तो समराइज करना आपको आना चाहिए कि माय पेशेंट इज 35-year-old फीमेल having probable symptoms of hyperthyroidism, ठीक है, on drug therapy। ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे वो इस पेशेंट का कोई सर्जरी करवा देगा या नॉन थायराइड सर्जरी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। एग्जामिनेशन की थोड़ी डिटेल्स, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स आप मेडिसिन की बुक में देखें तो काफी सारे टेस्ट करवाने होते हैं थायराइड के, तो इतने सारे टेस्ट तो सर आई गेस तो आप क्या फिजिशियन बन रहे हैं या आप एनेस्थेटिस्ट बन रहे हैं? सर वही पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स जो हैं कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो उसको जरा अगर क्लियर कर दें। देखिए बेटा, इतने देखो, मेरी बात सुनो, याद रखो बात, अगर कोई एग्जामिनर आपको कोई ऐसा अजीबोगरीब मिल गया है वो आपकी किस्मत है, लेकिन मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो 99% केसेस में वो फिट होगी। आपको एयरवे का थॉरो एग्जामिनेशन आना चाहिए, आपको एयरवे का थॉरो एग्जामिनेशन आना चाहिए। आपका एक बैकअप प्लान आपको दिमाग में होना चाहिए कि अब इस पेशेंट को अगला स्टेप वो आपसे यही पूछेगा कि इनलार्ज थायराइड है तो आपने इसको कैसे इंड्यूस करना है। ठीक है, तो आपको थायराइड ग्लैंड के जो स्पेसिफिक जो टेस्ट होते हैं ना, जिसमें मसलन साइन होती है और आई की कुछ साइंस होती हैं और स्वेलिंग से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन के पॉइंट्स होंगे उससे रिलेटेड। इट्स नॉट योर डोमेन, ये हमारी डोमेन नहीं है, याद रखें, ये हमारी डोमेन नहीं है। इस बात पे अगर कोई आपको एनेस्थीसिया का एग्जामिनर फेल करे तो फिर आपकी बहुत बैड लक है, ये हमारी डोमेन ही नहीं है। ओके सर। थायराइड की स्वेलिंग को एग्जामिन करना हमारा रेफरेंस, हमारा ताल्लुक है कि पेशेंट की रीट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन ना हो, थायराइड की वजह से ट्रेकिया की डेविएशन, ट्रेकिया की कंप्रेशन, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रेकियोमलेशिया, पोस्ट ऑपरेटिव ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हमारा ताल्लुक इस चीज़ से है। और पेशेंट थायराइड क्राइसिस में ना जाए, हमारा इस चीज़ से ताल्लुक है। पेशेंट को कोई और ऑटोइम्यून डिजीज ना हो, ये हमारा ताल्लुक है। पेशेंट को आपने ऐसी दवाइयाँ देनी है जिससे पेरिफेरल कन्वर्शन को रोका जाए, ये हमारा कंसर्न है। ठीक है, हमारा कंसर्न थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, हमारा थायराइड ग्लैंड से एग्जामिनेशन का सिर्फ ताल्लुक हमारा एयरवे से रिलेटेड है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने एयरवे को प्लान कैसे करना है। आप अपने दिमाग में रखें, जो बंदा अभी तक खामोश रहा है वो उससे मैं इंडक्शन पूछूंगा। ठीक है, मैं दोबारा से आपको लिंक भेजता हूँ।